नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। उत्तराखंड में भाजपा ने सरकार तो बना ली है, लेकिन मिशन 60+ का टारगेट पूरा नहीं कर पाई। अब पार्टी को इस बार 47 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि 23 सीटों पर पार्टी को हार का सामना भी करना पड़ा। इसमें कई ऐसी सीटें हैं जहां पर पार्टी के वीआईपी चेहरे चुनाव हारे हैं। इनमें से एक मुख्यमंत्री की सीट खटीमा की भी है। अब पार्टी ने ऐसी सभी सीटों की समीक्षा शुरू कर दी है ताकि हाल की असल स्थिति को जाना जा सके। 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में भाजपा ने 57 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन 2022 के चुनाव में पार्टी की 10 सीटें और कम हो गईं। इतना ही नहीं, पार्टी का सीएम चेहरा भी अपना चुनाव हार गया। अब ऐसे में पार्टी हारी हुई इन 23 सीटों पर समीक्षा कर रही है। पार्टी का कहना है कि भाजपा संगठन प्रदेश में 23 ऐसी विधानसभा सीट जहां पर पार्टी को अपेक्षा के अनुरूप सफलता नहीं मिली है। आपको बता दें कि मतगणना से पहले कई विधायकों ने भीतरघात के आरोप भी लगाए थे और इसी के चलते भाजपा संगठन इस मामले को लेकर के बेहद संजीदा नजर आ रहा है। और यही वजह है कि इन 23 सीटों पर मिली हार के लिए पहले ही पदाधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। हालांकि कुछ सीटों पर मिली हार की समीक्षा की जा चुकी है और ऐसे में सभी 23 सीटों की समीक्षा होने के बाद फाइनल रिपोर्ट भाजपा प्रदेश संगठन को सौंपी जाएंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और हम अपने संगठन के लिए जाने जाते हैं। जब हम जीतते हैं या हारते हैं, हम समीक्षा जरूर करते हैं और हमारी समीक्षा बहुत ईमानदार समीक्षा होती है, वो बायस्ड समीक्षा नहीं होती। और जब वो समीक्षा होती है तो उसके उन पहलुओं के ऊपर कि हमारी जिन सीटों पे हमारी हार हुई उनके मुख्य कारण क्या थे, क्या उसमें कहीं हमारा चुनाव लड़ाने की नीति में कहीं गड़बड़ी रह गई, हमारे टिकट के चयन में कहीं कोई दिक्कत रह गई या किसी ने बैकबाइटिंग की, वो सारे पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है और फिर धीरे धीरे उन चीज़ों की समीक्षा ऊपर लेवल पे की जाती है और अगर हमें कहीं कमियां दिखी जाती हैं तो फिर उन कमियों को दूर किया जाता है। तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जीत भले ही हासिल कर ली है, लेकिन जो टारगेट लेकर के भारतीय जनता पार्टी चली थी उस टारगेट में उसको अपेक्षित सफलता नहीं मिली है और ऐसे में अब पार्टी ने इस हार की समीक्षा शुरू कर दी और इसमें 23 सीटें वो हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और उसमें से भी 10 सीटें वो हैं जहां पर पार्टी के कई बड़े ऐसे दिग्गज रहे हैं जो कि चुनावों को हारे हैं। और 10 सीटें इसलिए चूंकि इस बार आपने देखा कि 10 सीटें कम हो गई। 57 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, लेकिन 10 सीटें और घटी इस बार भारतीय जनता पार्टी को और इसलिए इन सीटों की भी समीक्षा और साथ ही साथ जो 60 का टारगेट लेकर के भारतीय जनता पार्टी चली थी ये पूरा क्यों नहीं हुआ है। वो जो 23 सीटें रहीं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, अब उसकी समीक्षा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। और अभी आप सुन रहे थे, चूंकि प्रदेश की तरफ से भी जो संगठन का नेतृत्व है उनका भी कहना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है और इसलिए यहां पर हार और जीत दोनों की समीक्षा होती है। जो जीत मिली है उसके कारणों को भी परखा जा रहा है और जहां जहां हार मिली है उन कारणों की समीक्षा भी हो रही है। और चूंकि अभी आप देख रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव भी होने हैं 2024 में और ऐसे में उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि इन हार की जो समीक्षा है वो की जाए। और अब देखना यह है कि इस हार की समीक्षा के बाद पार्टी के नेतृत्व की ओर से यहाँ पर क्या निर्णय लिए जाते हैं, क्या कुछ बदलाव यहाँ पर होते हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो इन हार के कारणों की समीक्षा कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं कि हमेशा चुनावों के आते आते और चुनावों के खत्म होने के बाद भी इस तरह की जो समीक्षा है उसको पहले भी करती रही है और आज भी आप देख रहे हैं कि सत्ता में वापसी के बाद भी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के बाद भी अगर सीटें कम हो रही हैं तो उसकी भी समीक्षा भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। लेकिन इस समीक्षा को किस तरह से देखा जाए और इसके क्या मायने हैं, आज इस पर चर्चा करते हैं। फिलहाल मेरे साथ नवीन ठाकुर जी जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। नवीन ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। नवीन जी, आपसे मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगा और मैं ये जानना चाहूंगा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक तो इतिहास ये रचा कि दोबारा से जो सरकार है वो वापसी की, क्योंकि राज्य गठन के बाद ये पहली बार हो रहा है कि कोई पार्टी सत्ता में दोबारा वापसी कर रही है। लेकिन जिन सीटों पर हार मिली उसकी समीक्षा आप लोग कर रहे हैं, इसको किस प्रकार से देखा जाए और उसके क्या मायने, आपका पहला रिएक्शन इस पर मैं चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पुनः हमें अपनी सेवा का अवसर प्रदान किया। परंतु इस अवसर प्रदान करने में जो आशीर्वाद उत्तराखंड की जनता ने हमें दिया, उस आशीर्वाद में कहीं थोड़ी बहुत कमी जो रही वो किस कारण रही और ऐसा क्या था कि हम उन विधानसभा में क्या जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए, या हमारे जो प्रत्याशी थे या हमारे जो विधायक थे या हमारे जो संगठन के लोग थे जिनको नया लोगों को हमने टिकट दिया था,
बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं थी, हमें बहुत कम हार से, मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा, जैसे अल्मोड़ा हम केवल 125 वोट से हारे। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हम जानना चाहते हैं कि हमारी सेवा में कहां कहां कमी रही, ताकि जो कमियां रही उन कमियों को सुधार कर उस क्षेत्र में हम उन कमियों के साथ, उन कमियों को समाप्त करते हुए उस विधानसभा की जनता की वो सेवा पुनः करें, ताकि 27 में जो कमियां रहेगी थी उनको दूर करते हुए उस क्षेत्र की जनता हमें पूर्ण रूप से अपना आशीर्वाद दे, और 27 में हम वो जो बहुमत हमें 17 में मिला था, प्रत्यक्ष बहुमत, उस बहुमत को जो हमने नारा दिया था कि बार 60 बढ़ाते हुए हम 60 के पार जा सकें। इन सब चीजों को देखते हुए हम अपनी 23 सीटों पर जो है सर्वेक्षण, चिंतन, मनन और जो कुछ भी जो है वहां पर कमियां थी उनको ढूंढने का प्रयास, हमारा शीर्ष जो पैनल था, जो हमारा वरिष्ठतम पैनल है प्रदेश का, उसमें हमारे प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता और मेरे साथी विनय रोहिला जी, ऐसे बहुत वरिष्ठतम प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल जी, ऐसे बहुत वरिष्ठतम जो पैनल था वो हमने तय किया था, और उस पैनल ने अपनी रिपोर्ट जो है संगठन को सौंपी। बिल्कुल, लेकिन नवीन जी एक चीज और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है, और खासतौर से जब हम लोग देख रहे हैं, और पिछली बार आप लोगों का जो आंकड़ा था वो अगर इस बार हम लोग देखें तो 10 सीटें वो कम, और आप लोग जो 60 प्लस का टारगेट लेकर के चल रहे थे उसको अगर हम लोग टोटल जोड़ते हैं तो 23 सीटें हैं। लेकिन बड़े चेहरों का हारना, जिसमें अभी हम लोग देख रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी, जिनके चेहरे पर आप लोग उत्तराखंड के अंदर चुनाव लड़ते हैं खटीमा से, वो अपना चुनाव नहीं जीत पाए। इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, और क्या इसके कुछ कारण समझ में आ रहे हैं? क्योंकि पार्टी के कई बड़े नेता, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा, चुनावों के ठीक पहले भी कुछ भीतरघात की बातें भी सामने आ रही थी। क्या ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आप लोग अभी इस पर जो निष्कर्ष है उस पर पहुंचने वाले हैं, या इसकी चर्चा हो रही है, इसको कैसे देखें? क्योंकि बड़े चेहरे आपके भी आ रहे हैं। देखिए, वैसे तो बहुत गोपनीय रिपोर्ट है, और जिस नेतृत्व को सौंप दी गई है, जिस नेतृत्व इस पर चिंतन मनन करेगा और फैसला लेगा। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है जो सबके सामने है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी बहुत कम अंतर से आ रहे हैं। उनका वोट प्रतिशत और वोट संख्या पिछली बार से ज्यादा था, और वो पूरे प्रदेश में जो है 47 सीटें हम पुष्कर सिंह धामी जी के दम पर ही जीते हैं, उनके नेतृत्व में ही जीते हैं, उनके चेहरे पर ही जीते हैं। 47 विधानसभाओं की जनता ने पुष्कर सिंह धामी जी के नाम पर मोहर लगाई। लेकिन दुर्भाग्य से हम अगर खटीमा हारे तो उसका अफसोस और कसक पार्टी को बहुत है कि क्यों हारे, इसके कारणों की जो जांच हुई। वहां पर जो हमारे वरिष्ठतम नेता गए, मंडल स्तर तक बैठक हुई, युवा मोर्चे के पदाधिकारियों के साथ, मार्क्स संगठन जो हमारे हैं उनके साथ, विचार परिवार के लोगों के साथ, सभी लोगों के साथ, महिला मोर्चे के पदाधिकारियों के साथ, आम जन के साथ बैठ के करके हमारे वरिष्ठ नेताओं ने वहां पर रिपोर्ट तैयार की है। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट थी कि वहां पर वोटों का ध्रुवीकरण भी हुआ। जो पिछली बार जो है पिछले प्रत्याशी ज्यादा वोट लगे थे, इस बार वो बिल्कुल शून्य पर हो गए। विपक्षियों ने उनके साथ हाथ मिला लिया और पक्षियों के साथ मिल गए, और चुनाव प्रचार उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। इन सारी चीजों का जो है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश में व्यस्त होने के कारण वहां समय नहीं दे पाए, और वोटों के ध्रुवीकरण के कारण वो कुछ वोटों से वहां हार गए। तो 40,000 वोट जो है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को वहां पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, हार के कारणों की समीक्षा करेंगे, और उन कारणों को दुरुस्त करते हुए 2027 की जो हमारी तैयारी होगी, वो 60 पार का जो हमारा नारा था उसको हम सार्थक करके दिखाएंगे, ये हमने तय किया। बिल्कुल, देखिए 2027 के लिए तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में हम लोग देख रहे हैं नवीन जी 2024 भी है। क्या ये जो आकलन आप लोग कर रहे हैं या जो हार की समीक्षा कर रहे हैं, इसको कहीं 2024 के साथ भी हम लोग देखें, क्योंकि वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तो देश के लिए आपको सत्ता के लिए जो है वोट करना है, या जनता का जो मन है वो टटोलना है आप लोगों को, उसमें पार्टी की परफॉर्मेंस क्या रहेगी? क्या 24 के साथ भी इसको जोड़ा जाए, और इसलिए भी आकलन हम लोग को दिख रहा है कितनी तेजी के साथ किया जा रहा है? देखिए, 24 तो आप निश्चित मानिए, जो निष्ठक इस बार उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने तोड़ा आजादी के बाद, दूसरी बार सत्ता किसी एक दल को दी, रिपीट जो किया, एक निष्ठक और उत्तराखंड की जनता ने तोड़ा। उत्तराखंड में एक निष्ठक और था कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुई, लोकसभा चुनाव हुए, तो 5 सीटें भाजपा ने जीती, और भाजपा की सरकार रही तो 5 सीटें कांग्रेस ने जीती। ऐसा 4 बार हो चुका है। लेकिन 19 में इस प्रदेश की देवतुल्य जनता ने उस मिथक को तोड़ा, सरकार भी भाजपा की थी, और 5 लोकसभा की सीटें भी भाजपा ने जीती। तो इसी प्रकार मुझे पूर्ण विश्वास है, और संगठन को भी पूर्ण विश्वास है कि 2024 में हम पुनः 5 सीटें जीतेंगे, क्योंकि इस प्रदेश की देवतुल्य जनता
विधानसभा में बेशक हमें कहीं आशीर्वाद थोड़ा कम रह गया होगा, लेकिन लोकसभा में तो 100% आशीर्वाद। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा कि 2017 में सहसपुर में हमें उत्तराखंड की देशतुल्य जनता ने 45,000 वोट दिए, जी। हम 18,000 से जीते। और 19 में सहसपुर की जनता ने 1.5 लाख में से 75,000 वोट हमें दी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आदरणीय मोदी जी का और उनके कामों पर इस प्रदेश में, इस देश की जनता कितना विश्वास करती है और कितना जो है उनको दिल से चाहती है। वो जननायक हैं, वो उनके कामों पर, उनके विकास के नाम पर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रत्येक कार्यकर्ता जो है उनके लिए जी जान से काम करता है। और 24 तो ये मानिए कि 5 सीटें हमने जीती रखी है, उसके लिए फिर भी हम जो है कर्मबद्ध तरीके से, और जो हमारे संगठन का ढांचा है, जिसको काम करने का हमारा तरीका है, उसको चुस्त दुरुस्त करते हुए हम 2024 की तैयारियों में तो पहले से ही जुटे हैं। 22 की तैयारी से पहले 24 की तैयारी में हम जुटे हुए थे। अब तो 27 की तैयारी है। चलिए, इस बीच और हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। कमलेश रमन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस महिला मोर्चा की। कमलेश रमन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। कमलेश रमन जी, आपके पास आऊंगा। देखिए, एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो कि अब तो सत्ता में वापसी कर चुकी है, सरकार उन्होंने बना ली, लेकिन जिन सीटों पर वो हारे हैं उसकी समीक्षा उन्होंने अभी से शुरू कर दी है ताकि वो आगे भविष्य के लिए तैयार रहें। एक तो इसको आप किस तरह से देखती हैं, और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को जो हार मिली, क्या उसकी समीक्षा शुरू हुई कांग्रेस के अंदर? कमलेश रमन जी, आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, हमारी समीक्षा मुझे लगता है कि बीजेपी अब ना करे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर अपनी समीक्षा करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, बेटर होगा, क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता ने बहुत अच्छा मैंडेट भाजपा को दिया है। इस वक्त दोबारा सत्ता में उनको लाए हैं, तो उनको महंगाई पे समीक्षा करनी चाहिए, बेरोजगारी पे समीक्षा करनी चाहिए, पलायन पे समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जनता ने जो विश्वास उनके ऊपर जताया था अभी जो है वोट परसेंटेज उनका बढ़ा करके, वो इसलिए करा था, उन्होंने सरकार में इसलिए लाए थे कि महंगाई से शायद इस प्रदेश को निजात मिलेगी, बेरोजगारी से निजात मिलेगी। लेकिन ऐसा कहीं होता दिख नहीं रहा है। जैसे ही रिजल्ट निकला, अगले ही दिन महंगाई का आलम वो था कि उसी दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, और तब से लगातार कंटिन्यू डेली का डेली महंगाई का आलम जो है आसमान छूता जा रहा है। तो समीक्षा बीजेपी को करनी चाहिए इस बात की कि हमको जो जनता ने मैंडेट दिया है, उस मैंडेट के अनुकूल हम काम करें। इस प्रदेश के अंदर पलायन की बहुत भारी समस्या है, उस समस्या के ऊपर काम करें। इस समय बेरोजगारी का जो आलम है वो आप देख सकते हैं कि बच्चे इस समय जो हमारे युवा साथी हैं, चाहे बहनें हो चाहे लेकिन भाई हो, कमलेश जी, सब इस लोग समीक्षा के सड़कों अंदर पर तो ये तो बिल्कुल इंक्लूडेड हो जाएगा भाई। अगर देखिए वहां पर ये चुनाव हारे हैं तो इसका मतलब उस जनता का भरोसा उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये नहीं जीत पाए। इसका मतलब यहाँ पे जनता की नाराजगी रहेगी, और वही तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता इनसे क्यों नाराज थी। तो उसमें महंगाई भी हो सकता है, उसमें बेरोजगारी भी हो सकता है, उसमें जो मुद्दे आप उठा रही हैं वो हो सकता है। ये तो बेहतर है कि उसकी ये समीक्षा कर रहे हैं। मैंने इसलिए पूछा आपसे सवाल चूंकि कांग्रेस ने क्या इसका आकलन शुरू किया है, क्योंकि ये तो अभी से कर रहे हैं समीक्षा, कह रहे हैं हम तो 27-24 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। आपको अगर चुनाव में जाना है, कांग्रेस को लड़ना है, तो कम से कम समीक्षा तो होनी चाहिए ना कमलेश जी, इसमें क्या बुराई? बिल्कुल बिल्कुल समीक्षा होनी चाहिए, और कांग्रेस के अंदर भी इस वक्त समीक्षा के दौर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इस बात को नहीं जान रही है कि हमारी कहाँ क्या क्या कमियां रही हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ, बड़े से लेकर के छोटा कार्यकर्ता, एक दूसरे से संपर्क करके समीक्षा भी कर रहा है और अपनी कमियों को भी ढूंढ रहा है। ऐसा नहीं है, देखिए भाजपा के पास प्रचार तंत्र का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। कोई बात नहीं, अगर जनता ने इस वक्त उनको मैंडेट दिया है तो बहुत अच्छी बात है, हम शुभकामनाएं देते हैं इस वक्त, क्योंकि नवीन जी बैठे हैं। पर हम उम्मीद भी ये करते हैं कि जो जनता ने उनके ऊपर विश्वास जताया है, हम तो अपनी समीक्षा कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है हमसे कहीं ना कहीं कोई चूक हो गई है, कोई ना कोई कमियां ऐसी रह गई है कि हम सत्ता में नहीं आ पाए। इन्होंने मिथ्या तोड़ा है, बहुत अच्छी बात, लेकिन जनता के अनुकूल इनको इस वक्त काम करना चाहिए। जनता चाहती है कि महंगाई से हम लोगों को निजात मिले, बेरोजगारी से निजात मिले, और इस प्रदेश के अंदर जो विकास जो ठप हो चुका है उसको सुचारू रूप से करे, क्योंकि जनता ने विश्वास जताया है उनके ऊपर। नहीं, ठीक है, जनता ने उन पर भी भरोसा जताया और जनता का भरोसा आप पर भी है, क्योंकि भाई विपक्ष में तो आप है ना, और अगर ये नहीं करते हैं तो उस मुद्दों को उठाने के लिए आप लोग हैं। विपक्ष की भूमिका ही इसीलिए लोकतंत्र के अंदर बनाई गई है, और इसलिए उसको और पुरजोर तरीके से आप लोग उठाएं तो वो और बेहतर है, क्योंकि जनता की आवाज आप लोगों को भी बनना है। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार का रुख करता हूं। प्रवीण, किस तरह से इसको देखेंगे? एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी जीत हुई है, अभी तमाम जो हम लोगों ने देखा कि मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाला, कार्यकाल अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन हार की समीक्षा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी कि वो 23 सीटें क्यों वो हारे। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं प्रवीण? देखिए, उत्तराखंड में बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता पूरे जोश में हैं।
उनको पता है कि इस बार जो मिथक इन्होंने तोड़ा है, इतिहास जो रचा है, इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही इनके ऊपर बड़ी हो गई है, क्योंकि 2024 में चुनाव इनको जीतना है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी की देश में सरकार है, उसके बाद जो जिम्मेदारी इनके कंधे पर है, उसको किस तरह से आगे ले जाएंगे, क्योंकि लोकसभा सीट अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं और पांचों को बीजेपी इस वक्त उस सीट पर जीत चुकी है और उसी को रिपीट करना होगा। और वोट परसेंटेज की बात करें तो अगर हम 2017 में की बात करें और इस बार की बात करें तो तकरीबन 4% वोट बैंक जो है वो इनका किसका है, जनाधार किसका है, तो उस पर भी निश्चित तौर पर बात करेंगे। और किस तरह से आगे नगर निकाय चुनाव है, उसके बाद लोकसभा चुनाव है, साथ ही बेरोजगारी और महंगाई बड़ा मुद्दा है, इस वक्त पूरे देश में बड़ा मुद्दा है। इन तमाम चीजों को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए 2024 में, किस तरह से पार्टी फिर से अपने प्रदर्शन को रिपीट करे, इसलिए इस लिहाज से इस बैठक को देखा जाना चाहिए। और इनके तमाम बड़े नेता ये कह चुके हैं कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, संवाद बना रहे हैं, बूथ टू बूथ कनेक्ट करने की लोगों से कोशिश कर रहे हैं और 2024 के मिशन को आगे सामने रखकर लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रहे हैं बीजेपी। लेकिन प्रवीण, हम लोगों ने देखा कि बड़े चेहरों की भी हार हुई। 10 सीटें तो अगर पिछली बार से तुलना करें तो इस बार भी हमको कम दिखती हैं। और दूसरा यह है कि मुख्यमंत्री का फेस जिनके नाम पर चुनाव लड़ रहे तो उनका भी हारना, भीतरघात की बातें हम लोगों ने पहले भी देखा, बहुत चर्चा हुई उत्तराखंड के अंदर इसको लेकर के। क्या लग रहा है कि उस पर भी कहीं जो आला कमान है या फिर जो इनका केंद्रीय नेतृत्व है उसका भी फोकस है कि भाई वो लाइन कम से कम जो बन रही थी उसको किसी तरह से खत्म किया जाए, ताकि आगे भविष्य में इस तरह की कोई दिक्कतें ना हो कि बड़े चेहरे या वो चेहरा जिसके नाम पर आप लड़ रहे हैं उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हार का सामना करना पड़े? क्या यह लग रहा है कि इस पर फोकस रहने वाला है? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिन बूथों से हार हुई है, जिस विधानसभा में हार हुई है, उसमें लोकसभा में कैसे बेहतर प्रदर्शन किया जाए, उन बूथों पर को किस तरह से मजबूत किया जाए और किस तरह से वहां के मुद्दे को, वहां के जो जन समस्याएं हैं या वहां की जो लोगों में नाराजगी है उसको किस तरह से दूर किया जाए, इस पर बातचीत होगी इस बैठक में, ऐसी उम्मीद की जा रही है। साथ ही वहां के जो प्रतिनिधि हैं, वहां के जो पन्ना प्रमुख है, वहां के जो बूथ इनके कार्यकर्ता है, बूथ पर जो नेता है, उनसे बात की जाएगी इसमें, और किस तरह से उसको सॉर्ट आउट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, इस पर निश्चित तौर पर बीजेपी चर्चा करेगी। नवीन जी, लेकिन आप लोगों को इस विषय पर भी मंथन करना चाहिए, जैसा कि कमलेश जी ने कहा कि जो मुद्दे हैं कम से कम उसकी समीक्षा भी होनी चाहिए, कि महंगाई की समीक्षा कर लें, बेरोजगारी की कर लें, पलायन की कर लें, इस पर फोकस आप लोग थोड़ा कम कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं इसका जवाब दें नवीन जी। देखिए, हमने फोकस कम नहीं किया, हमने फोकस बढ़ाया। अब देखिए, कोरोना काल के दौरान उत्तराखंड में रिवर्स पलायन हुआ है, 1.5 लाख लोग जो है उत्तराखंड में रुके हैं। हमारी सरकार ने कोरोना काल के दौरान बेहतर प्रबंधन किया, बेहतर जो है गवर्नमेंट, वहां पर जो गवर्नमेंट हमने चलाई। हमने जो बाहर से 5.5 से 6 लाख लोग कोरोना काल के दौरान आए थे, उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था और स्वरोजगार के माध्यम से उनको रोजगार देने की व्यवस्था हमने की। हमने उनको जो है बूस्टर डोज देने का काम हमने स्टार्ट कर दिया है। वैक्सीनेशन उस वक्त हमने दी। पूरे देश में जो है आप देख लीजिए 180 करोड़ डोज लग चुकी है। तो ये सारे काम हमने कोरोना काल के दौरान किए। इसी कारण से जो लोगों ने हमसे विश्वास किया। बेरोजगारी को लेकर जो है जो कांग्रेस हम पे आरोप लगाती है, कोरोना काल की ऐसी महामारी देश में ही नहीं पूरे विश्व में आई और अच्छे देश, आप देख लीजिए मेडिकल फैसिलिटीज में जो देश टॉप 10 थे, चाहे जर्मनी हो गया, अमेरिका हो गया, इटली हो गया, ब्रिटेन हो गया, उनके हालात देखिए क्या हो गए, किस प्रकार। तो यही कारण रहा आपका, और अगर ये कारण था तो फिर आप लोगों को हार का सामना जो सीटें आप लोगों के पास पहले से थी वहां पर क्यों करना पड़ा? भाई उस जगह की जनता की नाराजगी हो सकता है कि जो मुद्दे कमलेश जी बता रही हैं वहां की जनता को लगा हो कि आप लोगों ने काम नहीं किया। चलिए नवीन जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही। नवीन जी, हाँ कंटिन्यू करें। हमने कोरोना काल के दौरान जो प्रदेश की जनता की सेवा की, हमने जो स्वरोजगार के माध्यम से इस प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम किया, हमने जो 5-5 लाख का आयुष्मान बीमा प्रदेश की जनता को दिया। ठीक है, लेकिन आप इसीलिए सत्ता में आए, लेकिन जहां हारे हो सकता है कि वहां की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहां की जनता ने तो आपको नकारा ना। कमलेश जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए वहां समीक्षा हो रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं एक रिएक्शन कमलेश जी का ले लेता हूं। कमलेश जी, मैं नवीन जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। देखिए, वैसे तो क्योंकि मैंडेट भाजपा को मिला है, प्रदेश की जनता ने उनको मैंडेट दिया है और सरकार उनकी बनी है, ये मिथ्या मतलब मैं आपको क्या इस चीज में रखूं,
पर मैं कुछ नवीन जी की बातों का जवाब देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था। ऑक्सीजन लोगों को टाइम पर नहीं मिले, दवाइयां टाइम पर नहीं मिली, बेड टाइम पर नहीं मिले। आप ये देख लीजिएगा कि जो कोरोना काल के उस समय पलायन करके जो लोग यहाँ आए, जिनके घरों में मृत्यु हो चुकी है कोरोना से, 2-2 लोगों की डेथ हो चुकी है, आज तक भी उन लोगों को मुआवजे नहीं मिले, तहसील के वो लोग चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, लेकिन जनता ने इन सारी चीजों को दरकिनार करके इनको सरकार दोबारा इनकी बनाई। तो अब कम से कम इस सरकार को चाहिए कि जो जनता ने इनको मैंडेट दिया है, उस मैंडेट के हिसाब से जनता के उन सपनों को पूरा करें, उन आशाओं को पूरा करें जिसका उन्होंने उम्मीद जताई है सरकार से। क्योंकि कोरोना काल की जब अभी नवीन जी ने बात करी है, तो हमारे पास आंकड़े हैं इस चीज के कि लोग तबेलों में नहीं, इन्होंने उनको बिल्कुल रखा। सही बात है, लेकिन उसके बाद भी जनता ने भरोसा किया है ना इनके ऊपर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नवीन जी हाँ। देखिए, कमलेश जी ने बहुत अच्छे सवाल उठाए कि ऑक्सीजन की कमी थी, बेड की कमी थी, डॉक्टर्स की कमी थी। बहुत सही सवाल उठाए, मैं धन्यवाद देता हूँ कमलेश जी का। लेकिन कमलेश जी, कमी क्यों थी? 17 में जब आप प्रदेश से बेदखल हुए थे, आप खस्ताल प्रदेश छोड़ के गए थे। इस पूरे प्रदेश में एक ऑक्सीजन प्लांट था केवल श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में। हमने 85 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए। इस प्रदेश में 116 वेंटिलेटर से जब आप विदा हुए थे, आज जो है 4000 वेंटिलेटर हैं। इस प्रदेश में 3000 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध थे, आज 15,000 से 20,000 के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन नवीन जी, सरकारें इसीलिए होती हैं और इसीलिए उनको चुनाव जनता करती है कि आप इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बढ़ाएं। लेकिन ठीक है, अब आप लोग जो समीक्षा कर रहे हैं उसका सकारात्मक परिणाम आए, मैं से केवल इतनी उम्मीद कर सकता हूं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और आज देवभूमि लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।